तो तुमने बताया कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। हम्म। तुमने ये बताया कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे दिमाग में, हम्म। तो ना तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम्हें आंसर कैसे मिलेंगे फिर? हंसावती समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो देखो, देखा। यहाँ में जो है देखो, ये सही बनवाओ ना, कैसे यूनियन जो है सारी स्टेट्स को संभालती है। यूनियन जो है कि स्टेट सेंटर पिलर है जो कि सबको पकड़े हुए है, जकड़े हुए है। अच्छा बताया उन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं, अ ड्वेल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस। तो ये हमने जानबूझ के रखा है ताकि सारी स्टेट्स एक साथ रहें। कोई भी स्टेट अगर भागने की कोशिश करे तो क्या हो, हम एक देश में बन के रह सकें। ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ना सिर्फ हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी की नीड है, जबकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब जब सेंटर स्ट्रॉन्ग रहा है तब ही भारत एक रह पाया है। अदरवाइज़ हमेशा हमारा भारत हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है, और टूटता हुआ भारत विदेशी शासकों के लिए सबसे बड़े मौके का हथियार था, और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण था। तो इसलिए ये चीज़ हमारे जितने भी क्या नाम है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको क्लियर थी। और कहीं ना कहीं उनको ये भी कंसर्न था कि स्टेट के पास भी पावर्स रहनी चाहिए। तो उसको किस तरह हमारे देश में बैलेंस किया गया, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। जैसे कि अक्सर हमारे जो कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंपेयर किया जाता है अलग अलग देशों से। तो एक तरफ हमें अमेरिका का देखने को मिलता है, कनाडा का देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है ना। तो अमेरिका के लिए बोला जाता है इट्स अ क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी सभी स्टेट्स ने अपनी सहमति दी है एक साथ जुड़ने की, तब अमेरिका बना है। इसलिए बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक कंट्री नहीं है वो, अलग अलग स्टेट्स का समूह है। कोई भी स्टेट अगर चाहे तो ऐसा वहाँ पर एकदम मतलब उस तरीके से है कि वो लीगल फॉर्म्स में वो अलग हो सकती है। वो बात अलग है कि वो लोग अलग होते नहीं हैं कभी, बट अलग हो सकते हैं। बट इंडिया में ये चीज़ हमारी स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, डुअल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस, समझ में आ गई। अब देखो, अब कैसे तरीके से क्या क्या हमारे फेडरल फीचर्स हैं। देखो, फेडरल फीचर, यूनिटरी बायसेस, इन दोनों के अंतर समझो। जब भी फेडरल फीचर की बात हो तो मतलब स्टेट से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि जिन जिन बातों से स्टेट को बेनिफिट होता है वो है फेडरल फीचर्स, और जिन जिन बातों से सेंटर को बेनिफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी फीचर्स, है ना, यूनिटरी बायसेस। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो सबसे पहली डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी से क्या फ़ायदा है, स्टेट को फ़ायदा है, तो स्टेट का भी स्थान है, स्टेट मतलब स्टेट को जो है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, स्टेट की पावर्स मिल रही है, तो स्टेट को फ़ायदा है ना, इसलिए डुअल पॉलिटी हो गया। इसके बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स जितनी ज़्यादा रिटर्न में होती हैं उतनी ही पावर्स क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे तुम्हारी हमने पावर लिख दी कि तुम जो है कहीं भी आ जा सकती हो बट गॉड से बाहर नहीं जा सकती, बात समझना। तो ये क्या हो गया, लिमिट होगी तुम्हारी कि तुम गॉड से बाहर नहीं जा सकती। वही ये बात हमने लिखी नहीं होती, हमने बोला था उसमें तुम कहीं भी आ जा सकती हो पर गॉड से बाहर नहीं जा सकती। पर कोई कहने आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बोलने से, को कहीं लिखा ही नहीं है, तुमको अभी कहाँ लिखा है। तो ये वाली बात है। इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर्स को लिमिट कर देता है, इसलिए स्टेट्स को पावर फिर ज़्यादा मिल जाती है, सिर्फ सेंटर अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। समझ में आ गई। इसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स। अब पावर का डिवीजन भी है, कोई सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट को क्या कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ना स्टेट ना सेंटर की सुनी जाएगी ना किसी की सुनी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुनी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात कही गई है, समझ आ गई नहीं भाई। पुलिस जो है स्टेट का प्रेरोगेटिव है तो है, फिर इसमें सेंटर को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिवीजन ऑफ पावर की देखने को मिलता है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस है भाई, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि स्टेट पर भी फ़र्क पड़ता है और वो, रिजिड कहाँ है, फ्लेक्सिबल है ना। अमेंडमेंट प्रोसेस रिजिड है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्लेक्सिबल है बट अमेंडमेंट तो मुश्किल ही होता है ना। उसके लिए अलग अलग तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, उसमें मेजोरिटी चाहिए, किसी में कुछ चाहिए। जैसे जीएसटी लागू हुआ तो अच्छा। जीएसटी में अपन स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे थे, तो उसके लिए क्या चाहिए था, हाईएस्ट अथॉरिटी चाहिए थी। तो हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए क्या किया गया, लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, और टोटल फिर स्टेट्स की भी ली टू टोटल थर्ड। हाँ टोटल स्ट्रेंथ का
समझ रहे हो? तो 2/3 वाली वो चीज़ थी, प्लस 2/3 रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। हाँ, और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट मोर देन 50% स्टेट्स, मोर देन 50 के 2/3 मोर देन 50% स्टेट्स के कॉन्टेस्ट में। स्टेट में 2/3 होता है ना। स्टेट्स में 2/3 और 2/3 वहाँ था, वो मेजोरिटी में होगा लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यूनिटरी बायस। तो यूनिटरी बायस का स्ट्रॉन्ग सेंटर भैया, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप भैया, सिटीजन जो व्यक्ति महाराष्ट्र का सिटीजन है वो ही व्यक्ति MP का भी सिटीजन है, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। भाई यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस में स्टेट की सिटीजनशिप मिलती है, कि अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती है, डुअल सिटीजनशिप होती है ना यूएस में। स्टेट की और कंट्री के दोनों की अलग अलग होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई कोर्ट और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा है कि नहीं, और ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्पेशल पावर मिल जाती है ना। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ही किसके अंडर चल रहा है? ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर में आती है, सेंटर के अंदर में आती है। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमने यूनिटरी बायस हमें दिखाई देने का। The Indian Federation, though a dual polity, will have a dual service, but with one exception: common qualifications, uniform scale of pay. तो हमारे अम्बेडकर जी ने कितनी बढ़िया बात कही ऐसे है। बोलते थे। नहीं, पहले ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है ना, तो इसलिए। तो जो लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर है वो क्या है भैया? 245 से 255 ये हमें बताता है क्या। आर्टिकल 248 जो अच्छा है, इसको तुम कहीं भी मेंस में लिख सकती हो। इसमें ये बोलता है कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगी? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट, सेंटर के पास रहेगी। जबकि याद रखना US या यूएस ऑस्ट्रेलिया में ये पावर स्टेट के पास होती है, ठीक है। यानी कि सेंटर का फिर लिमिटेड रोल हो जाता है इसमें, ये बात ध्यान रखना। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी कौन है? यूनियन लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन सर्विस। क्या सेंटर का लिमिटेड रोल है ज़्यादा, मतलब? यूएस और ऑस्ट्रेलिया में रेसिड्यूरी पावर, चूंकि कहाँ पे रह जाता है सेंटर का स्टेट? इंडिया में कि यहाँ? यूएस ऑस्ट्रेलिया में, तो उनसे हमें क्या करना? हम तो इंडिया उनसे की हमें बात क्या करो। करना? कंपैरिजन तो करेंगे। इंडिया इंडिया की बात करो ना। इंडिया की बात कर, तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। उन्हीं को देख देख के बनाया है हमने। वायलेंस क्यों कर रहे हो? मुझे बात करो। वायलेंस, बस। वायलेंस। आई हेट वायलेंस, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस डजंट अवॉइड मी। हो गया। अब इसके बाद है नॉर्मल सर्कमस्टेंस एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, स्टेट लिस्ट। तो भैया सीधी सी बात है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, प्रिजन, जो मेहनत वाले काम है सब स्टेट को पकड़ा दिए, ठीक है नहीं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, वो पहले ब्रिटिश के टाइम पे होता था। ट्रांसफर रिजर्विस्ट, पता है ना, जो वैसे काम है उसको ट्रांसफर कर दिया जिसमें पावर कम है और काम ज़्यादा है। जिसमें पावर ज़्यादा है काम कम है, वो क्या कर लिए ना, अपने पास रख लिए। ध्यान है। अब आया तुम 52 सब्जेक्ट कौन सी हैं इसमें? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स और इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। अब और आ भी जाओ। हैं, वो तो एग्जांपल दे दिए हैं। अरे हाँ भाई, हमने कब मना किया ये वाली बात। सर्किट ब्रेकर, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट जो है इन द स्टेट फील्ड, वेयर पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स इन द स्टेट फील्ड। तो अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। सबसे पहले क्या आ रहा है? राज्यसभा रिजोल्यूशन। इसमें 2/3 सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी, एक्टिव ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन, स्टेट रिक्वेस्ट। इसमें तुम समझती जाना कि कौन कौन से उसमें जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बन सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। राज्यसभा रिजोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है या नहीं है? क्या बढ़िया बनाया यार, पूरा सर्किट वर्किट बना दिया है, और कैसे इसको ऑन ऑफ यार। ये क्या है? ये राज्यसभा रिजोल्यूशन, ये क्या है? ये राज्यसभा ने कोई रिजोल्यूशन, जैसे मान लो ये तो मतलब मेरे लिए भी थोड़ी सी नई चीज़ है, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है इसके बारे में ज़्यादा। बट क्योंकि देखो राज्यसभा रिजोल्यूशन निकाल रहा है, इसमें अगर 2/3 सपोर्ट मिल जाता है तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और इसमें आप स्टेट के ऊपर सब्जेक्ट पे कुछ तो कर सकते होंगे। मतलब क्या? कुछ तो भी बोल रहा है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 250। पहला नहीं समझ में आया? नहीं। क्या नहीं समझ में आया पहले में?
क्या है राज्यसभा रेजोल्यूशन? कोई रिजोल्यूशन निकाला जाता है राज्यसभा के द्वारा। हाँ, जिसके लिए 2/3 सपोर्ट चाहिए। हाँ, अब ये वैलिड फॉर 1 ईयर का क्या मतलब है? मतलब वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा बस, कहाँ पे? उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखो राज्यसभा में किसकी रिप्रेजेंटेशन है, चलो तुम मुझे ये बता स्टेट्स की। दो। स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। हम्म, तो फिर अगर स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो कौन बना पाएगा? लोकसभा तो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाया? कि लोकसभा ही के तो बनाता है मेन, पार्लियामेंट में तो लोकसभा है मेन नहीं तो। नहीं, पार्लियामेंट इज द कल्मिनेशन ऑफ 2 हाउसेस, अरे महाराज, अब अपर हाउस और लोअर हाउस। यदि स्टेट लिस्ट पे कोई सब्जेक्ट बना, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कोई वो बनाना लॉ, तो लोकसभा भी तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात हो रही है ना, लॉ की बात नहीं हो रही है। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन और उसमें अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है? रिजोल्यूशन जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट ने कोई लॉ वो निकाल दिया, हम्म, ऑर्डिनेंस निकाल दिया, हम्म, बात समझ आ रही है? तो उसकी 6 महीने की वैलिडिटी रहती है हम्म, मैक्सिमम। हम्म, और मान लो 6 महीने के जस्ट बाद ही अगर पार्लियामेंट शुरू हो रही है तो उसको 1.5 महीने का टाइम और मिलता है। हम्म, ऐसा ही कुछ है, शायद हाँ, 4 या 6 हफ्ते कुछ होते हैं। हाँ, 6 हफ्ते होते हैं। 6 हफ्ते होते हैं तो 1.5 महीने हो गए। तो मैक्सिमम कोई ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक हो सकता है? 7 महीने, 7.5 महीने रुक सकता है। एट द सेम टाइम अब वो किस पर ऑर्डिनेंस निकाल पाएंगे बाय लॉ? केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पर जो कि सेंटर के अंडर में आ रहे हैं। हाँ, या तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, या तो फिर वो सेंट्रल लिस्ट में है, या फिर वो रेसिडरी पावर है। स्टेट लिस्ट से तो सब्जेक्ट नहीं निकाल पाएंगे वो ऑर्डिनेंस। तो अब अपने को पर कहीं ज़रूरत पड़ गई, अर्जेंसी वाली ज़रूरत पड़ गई जहाँ हम इमरजेंसी भी नहीं ला सकते और हमको स्टेट सब्जेक्ट पर कोई लॉ निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जाएंगे राज्यसभा के पास। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए भी नया है, पर इतना पढ़ के मुझे इतना समझ में आ रहा है जितना मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। कुछ का कुछ तो नहीं समझा रहे तुम कहीं। चेक कर लेना ना। मारने के लग जाते हो। मारा तो अभी है ही नहीं मैं आई हेट वायलेंस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। अब समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया समझ में? क्या कर लेंगे? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 250 के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिव रहती है प्रोक्लेमेशन के टाइम तक और प्लस 6 मंथ्स। समझ में आ गई? स्टेट रिक्वेस्ट आर्टिकल 252, 2+ स्टेट्स अगर कोई रिजोल्यूशन पास करती हैं कि भैया कहती हैं भाई साहब हमारे लिए बनाए दिन, हमारे लिए लॉ बना दीजिए, स्टेट ने खुद ही रिक्वेस्ट किया, तो उसमें भी 2+ स्टेट चाहिए होती हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कोई हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे मदर ऑफ ऑल डील हुई है, ठीक है कि नहीं? तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। बात समझ आ गई? डीडी आ गया, चलो प्रेसिडेंट रूल। फिर प्रेसिडेंट रूल तो तुम्हें पता ही है ना? आर्टिकल 356, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 249, 250, 252, 253, 356। अच्छा ये बताओ कि आर्टिकल 51 क्या कहता है? 51 तो उस पे है ना, ड्यूटीज। क्या कहता है? ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 में स्पेसिफिकली क्या कहा गया है? 51A है वो। हाँ, क्या कहा गया है? मतलब क्या कहा गया है 51 में? ड्यूटीज है सारी। भैया आर्टिकल जो 51 है वो इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ तो बात करता है। समझ में आ रही है? 51A ड्यूटीज पे है और 51 किस पे है पता नहीं। हाँ, तो वो इंटरनेशनल कुछ तो रिलेशंस की बात करता है। तो वहीं से हमें याद रखना है आर्टिकल 253, यानी कि लगभग अरे ऐसे मत करो, आगे 202। चलो। अरे हट 202 जा, के बाद पागल है क्या? ऐसे याद रखेंगे? पिट जाओगी तुम। हाँ, अब आ गया अपना पिलर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड कोऑर्सिव मैकेनिज्म। तो ऑब्लिगेशंस आया 256 और 257 के थ्रू। इस सेंटर से स्टेट डायरेक्शन आया, अगर नॉन कंप्लाइंस रहा तो सैंक्शन लगा 365 का। ठीक है, हा रिजल्ट आया 356। क्या मस्त बनाया यार, तो बॉस ही बनाया है, मुझे बनाया है। देखो सबसे पहले सेंटर ने ऑर्डर दिया आर्टिकल 256 और
257 के थ्रू। हमारे पास वो कहाँ है, लक्ष्मीकांत, डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, लक्ष्मीकांत ठीक है। लाइब्रेरी में। तो किस मामले में दिया उन्होंने कि भैया कम्युनिकेशन, रेलवे, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पर नॉन सेंटर ने नहीं माना। तो सेंटर ने नहीं माना तो क्या किया उन्होंने, सैंक्शन लगा 365 दिया। लगा दिया, ठीक है। ये सब ये 365 और 350 दोनों है ना, इमरजेंसी पावर्स हैं ये सेंटर की, पता है तुम्हें ये वाली बात? फिर आज 350 तक प्रेसिडेंट रूल लग गया। वो वाली लाइन तो पढ़ ही नहीं पाए थे। स्टील फ्रेम, ऑल इंडिया सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 312 राज्यसभा रिजोल्यूशन आया, इसका ऑब्जेक्टिव था हाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्मिटी एंड सेंट्रल स्टेट लाइसेंस। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्या किया, दिमाग खराब किया। कैसे? अल्टीमेट कंट्रोल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, AIS ऑफिसर, कॉमन प्लेटफॉर्म, यूनिफॉर्म पे। ये ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो कहीं की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या कहते हैं किसी चीज़ को कुछ बोल दिया था, ऐसे ये AIS हो गया। क्या अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना अभी किसी को, जैसे आप बोल ही देते हैं AQI को AIQ बोल दिया था बस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ऐसे गुप्ता। ऐसे नहीं बोलना है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री। ऊपर से गुप्ता भी है वो। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, Immediate इमीडिएट कंट्रोल control, पोस्ट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन समझ लिए। अब थर्ड पे आ जाता है फाइनेंशियल रिलेशन को समझने के लिए। तो सेपरेशन। यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में फाइनेंशियल रिलेशन में 13 टैक्स एंट्रीज हैं। 13-18 कितने होते हैं टोटल करके बता दी, तो देखते हैं सेट कैसा है, हैं? अरे 13 और 3 21 और 10 31 होगा टोटल। 31 समझ आया बता दिया मैंने, 31 होते हैं। तो देखो यूनियन लिस्ट में कौन कौन मैं से थोड़ा हैं? स्लो हूँ कॉर्पोरेशन, मैथ में। तेरे साथ स्लो है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ऑन टबैको और रेसिडुअरी टैक्स पावर। इसके बाद स्टेट लिस्ट में क्या है, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और एक्साइज ऑन लिकर। इतनी जमाई के लिए दे तुम, इतनी नींद आ रही है तो पढ़ते मुझे पढ़ते। नींद नहीं आ रही है, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं अभी। नहीं मैं पढ़ लूँ और प्रोफेशनल कॉन्करेंट लिस्ट में हिस्टोरिकली नो टैक्स एंट्रीज, एक्सेप्शन GST है। हाँ, फिर उन्होंने 101 बार अटेंडमेंट लिखा है, GST को कॉन्फ्रेंट में डाल दिया, ताकि देखो सीधी सी बात है, सेंटर को चेंज तो करना ही रहेगा, अब वो बार बार थोड़ी आएगी। बस ठीक है। distinction, constitution distinguish between power to levy, collect and appropriate taxes. Levy by center does not automatically mean retention by center. ठीक है। GST paradigm shift from separation to concurrence. मतलब पहले सेपरेशन की तरफ चल रहे थे, अलग अलग सारे टैक्सेस लगते थे, सेंट्रल एक्सेस, सर्विस टैक्स, सबको मिला करके, जैसे नदियाँ समुद्र में नहीं मिल जाती, ऐसे ये सारे टैक्स मिल करके GST में मिल गए। और GST से गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल, अब इसमें 3 आर्टिकल है, वो 2 आर्टिकल हैं। 246A कॉन्करेंट पावर टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, 279A GST काउंसिल, ठीक है। और गोल है कॉमन नेशनल मार्केट। आगे चलते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिवॉल्यूशन एंड ग्रांट्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है टैक्स डिवॉल्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 270 के अंडर। 80th अमेंडमेंट स्कीम आई दी, परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल टैक्सेस शेयर्ड विद स्टेट्स। ये जा रहा है टैक्स डिवॉल्यूशन स्टेट्स के पास। यहाँ नीचे देखिए ग्रांट्स इन एड, 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स बेस्ड ऑन नीड, ज़रूरत, ये कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होते हैं, रिकमेंडेशन किसका होता है, फाइनेंस कमीशन का। दूसरा है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम आई है ही नहीं, हिस्टोरिकली इसका लार्ज वॉल्यूम है। अभी लास्ट जो फाइनेंस कमीशन आया था उसने स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन दिया था बताओ? 42%, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट्स को पैसा मिलता है, कितने तरीके से? 2 तरीके से, 3 मान लो, 2। चलो 2 मान लो। एक तो टैक्स का आ रहा है दूसरे में 2 टाइप, और दूसरे में ग्रांट्स आ रही हैं। ग्रांट्स 2 तरह की आ रही हैं, पहली है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और दूसरी है डिस्क्रिशनरी। एग्जैक्टली द बैलेंसिंग व्हील, द फाइनेंस कमीशन। अब आता है आर्टिकल 280,
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं, एसेस, ऑगमेंट और रिकमेंड। एसेस मतलब डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, सही मतलब बात है। कितना देना है। फिर नहीं, पहले रिकमेंड होता होगा, डिफाइन प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड। सही फिर बात होता है। होगा एसेस, है ना। फिर होता होगा ऑगमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू बूस्ट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स फॉर पंचायत। तो पूरी साइकिल है, वो तो चलती रहती है, हम तो बता। नेट प्रोसीड, टैक्स प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, सर्टिफाइड बाय कैग। फ्रिक्शन पॉइंट, वेयर द सिस्टम क्रीक्स। गवर्नर ऑफिस, बताओ कहाँ का लग रहा है। अपॉइंटमेंट मोड एंड पार्टीजन रूल। ये क्या है, सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है। सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, जैसे CABF की जारी फोर्सेस हैं जो, डिप्लॉयमेंट विदाउट स्टेट कंसेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। आर्टिकल 356, आर्बिट्ररी इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, एलिगेशन ऑफ बायस एंड डिस्क्रिशनरी फंड एलोकेशन। फिर है बिल रिजर्वेशन, गवर्नर रिजर्विंग स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, एब्सोल्यूट वीटो। सही बात है। और सेंट्रल फोर्सेस पढ़ लिया ये अभी, CABF था। ठीक, चलो। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, हिस्टोरिकल डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी की डिमांड आती रही, भले ही जो है सरदार पटेल ने सब स्टेट्स को मिलकर के बना दिया, पर फिर भी समय समय पर स्टेट्स की डिमांड आती है कि भैया हमें ऑटोनॉमी चाहिए। सही बात है, तभी तो काम कर पाएंगे। तो तो पहले पहला आया राजमन्नार कमेटी 1969 में, तमिलनाडु। डिमांड थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को अबोलिश करो, डिलीट आर्टिकल 356, 357 एंड 365। इसीलिए किसी ने कहा था कि तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई। 356 तो होता है प्रेसिडेंट रूल, 357 क्या है, इतना पता होता तो मैं तुमसे पढ़ रहा होता। 365 क्या है, मैं नहीं बता रहा, जा। तो सभी देख करके पता करें। होमवर्क दे दो, कमेंट गाइस, कमेंट में डालना गाइस। 1973 फिर आता है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, पंजाब का। डिमांड थी कि रेस्ट्रिक्ट सेंटर टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी ओनली। मतलब सेंटर को सिर्फ क्या दो, डिफेंस दो, फॉरेन अफेयर्स दो, कम्युनिकेशन दो और करेंसी दो, बाकी चीज हम करेंगे, ये कहना था पंजाब का। फिर आता है 1977 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। डिमांड किया इसने कि रिप्लेस यूनियन विद फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। अमेरिका की तरह। 75% ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट्स, ऐसा इसने बोला वेस्ट बंगाल। सपने देखे बड़े बड़े। आगे चलते हैं सरकारिया कमीशन, द क्या बोलेंगे इसे, लेजेंडरी, द लेजेंड कमीशन 1983 से 88। प्रैग्मेटिक मिडिल पाथ, इसने दिया मध्यम मार्ग, क्योंकि हम इंडिया हमेशा से मध्यम मार्ग चूज करता हुआ आया है। अरे ठीक है, कोई नहीं बुद्धा के मानना, इससे टाइम अच्छा से। तो कुछ ही मिल जाए। कोर फिलोसफी दी फेडरलिज्म इज अ फंक्शनल अरेंजमेंट, ठीक है, ये ढांचा है फेडरलिज्म, इसको तो हटा ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी। स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिजेक्ट किया, फोकस्ड ऑन ऑपरेशनल सेफगार्ड्स। रिकमेंड किया implemented and guidelines, established permanent inter-state council, ठीक है। आर्टिकल 356 टू बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, तो अभी तक कितनी बार हो चुका है यूज, कम से कम 200 से ऊपर बार यूज हो चुका है। अच्छे समझाओ, मजा नहीं आ रहा, तुम मुझे समझा रही हो। गवर्नर एक डिटैच्ड फिगर होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, और CM को कंसल्ट करो अपॉइंटमेंट के लिए। सेंटर शुड कंसल्ट स्टेट्स बिफोर लेजिस्लेटिंग ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। आगे चलते, पंछी कमीशन। फिर आता है पंछी कमीशन 2007 से 10 में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 2.0। इसमें वो वाला गाना होना चाहिए, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त। चलो आगे। लोकलाइज्ड इमरजेंसी, लिमिट सेंट्रल इंटरवेंशन टू स्पेसिफिक ट्रबल्ड एरियाज।
इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द होल स्टेट। मैंने कुछ एरियाज में स्पेसिफिक कर दो, लिमिट कर दो उसको सेंट्रल इंटरवेंशन। ठीक है। दूसरा, गवर्नर्स टेन्योर, अच्छा, फिक्स्ड 5 year टेन्योर। इम्पीचमेंट प्रोसेस शुड बी सेम एज प्रेसिडेंट। तीसरा है ट्रीटी मेकिंग, पार्लियामेंट शुड रेगुलेट ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन टू रिस्पेक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव फील्ड्स। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, क्लियर गाइडलाइन फॉर हंग असेंबलीज, प्री पोल अलायंसेस ट्रीटेड एज वन पार्टी। हंग असेंबली पता है ना, क्या बताओ। जब कोई सी वो नहीं मिलता, मेजोरिटी लीडर नहीं मिल पाता। तो ये पंछी कमीशन ने कहा था, यानी कि दो कमीशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सरकारिया और दूसरा है पंछी। तो सरकारिया में क्या बोला था कि मिडिल पाथ पे चलो, सेंटर स्ट्रांग है, ज़रूरी है। मतलब अगर कभी बात आती है ना, क्योंकि स्ट्रांग सेंटर के लिए कई बार मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि भाई स्ट्रांग सेंटर क्यों होना चाहिए, तो सरकारी कमीशन का तुम रेफरेंस ले सकती हो। और दूसरा है पंछी कमीशन, तो है ही, फिर आया था 2007 और 10 में आया था, 7 से 10 तक आया था, 4 साल के लिए। अब फ्यूचर पे चलते हैं। ये 2 बार लिख दिया है। नहीं नहीं, 2 बार नहीं लिखा है, ताकि तुम 2 बार पढ़ो। फ्रॉम सेंट्रलाइज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोबारा पढ़ो। कट कर दो। द फ्यूचर फ्रॉम सेंट्रलाइज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लंबा हो रहा है, जल्दी खत्म करो, आधे घंटे का। इंटर स्टेट काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, जीएसटी काउंसिल, फिस्कल फोरम, नीति आयोग, टीम इंडिया अप्रोच, जोनल काउंसिल, रीजनल सॉल्यूशन। फेडरल बैलेंस इज नॉट अ स्टैटिक इक्वेशन बट अ कंटिन्यूअस नेगोशिएशन। अरे आवाज क्यों आ रही है? यूनिटी इन दे डाइवर्सिटी। दे। खत्म। ओके गाइस, हो गया, खत्म हो गया, we ठीक will है। meet again. I hope you guys enjoyed our video. We just made a fun to while studying. Okay, I am also speaking wrong English so that you can have more fun. Okay, it's not because I don't know much English, but just because I want to give you the fun. Okay, thank you guys. Bye everyone.